जो है तुम्हारा बिहार और ये वाला जो रीजन है, इनमें इतना मिनरल्स कहाँ से आ रहा है? इसी वजह से तो आ रहा है, क्योंकि ये क्लाइमेटिक जोन जो है उसको प्रिफर कर रहा है, ऐसे रॉक्स वहां पे मिल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कहानी आता है कि देखो, दो वर्ड दिया है। एक वर्ड दिया है केओलिनाइट, और दूसरा वर्ड दिया है तुम्हारा, एक वर्ड दिया है तुम्हारा केओलिनाइट, और दूसरा वर्ड तुम्हारा दिया है क्या? स्मैक्टाइट। बताओ ये केओलिनाइट और स्मैक्टाइट क्या है, चांद जी बताना। सर केओलिनाइट तो मिनरल है ना। मिनरल है, हाँ ठीक है। तो ये स्मैक्टाइट ये पहली बार सुनी। पहली बार सुन रहे हैं? जी जी। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर हम बात करते हैं, ये दोनों जो है इनको हम क्ले मिनरल्स, सबसे जरूरी चीज, मिनरल। ये क्ले मिनरल्स, नॉर्मल मिनरल नहीं, ये क्ले। क्ले तो समझते हैं ना, जो कुम्हार, पॉटर बनाता है ना, क्या बनाता है आपका कुम्हार और पॉटर, क्या बनाता है आपका? बर्तन बनाते हैं। बर्तन बनाते हैं। किस टाइप के बर्तन बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना। मिट्टी पॉटरी के के काम बर्तन जो बनाते करते हैं, पॉटरी के जो हैं। काम करते हैं, वो लोग तुम्हारे क्या होते हैं? तुम्हारे कुम्हार बोलते हैं ना उनको, कुल्हड़ वुल्हड़ चाय वाय जो बेचते हैं, हाँ जी हाँ मूर्तियां जी वगैरह हाँ। बनाते हैं, तो वही 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 बात कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? क्ले मिनरल्स। ये क्ले मिनरल्स होते हैं। अब इनमें क्या है? इनमें कुछ डिफरेंसेस है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उन डिफरेंसेस से। क्या है कि इसमें क्या होता है, 1:2 लेयर होता है। वन वन इज इज टू टू वन वन। 1:1 लेयर ऑफ सिलिकेट होता है। और वन स्मेक्टाइट, लेयर ऑफ सिलिकेट। हाँ, और 2:1 लेयर ऑफ सिलिकेट्स होता है स्मेक्टाइट में। वन ठीक है। लेयर। अब ये क्या है, ये चीज समझो, दिखा देते हैं, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। हाँ हाँ, हाँ ये देखिए, ये जो पिक्चर है, आ रहा है, एक मिनट। हमने केमिस्ट्री में ना प्लस 2 में बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, ये सब स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। केमिस्ट्री के किताबों में प्लस 2 में था ये सब। ठीक है। ये वही चीज है, वही चीज है, सिंपल सा वही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसमें। करेक्ट। देखिए क्या हो रहा है कि 1:1 मिनरल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बने। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बात करता हूं, सपोज करो ये है सिलिकॉन। ठीक है। अब इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे दूं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देने के लिए मेरे को एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो 1:1 सिलिकेट में, जैसे कि हमने यहाँ फिगर में देखा, 1:1 सिलिकेट में क्या होता है? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और उसके नीचे एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब ऑक्टा में क्या होता है कि ऊपर में भी एक होता है, नीचे में भी एक होता है सिलिकेट। ऊपर में एक, नीचे एक, दो सिलिकेट वहां पे होंगे। ठीक है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि एक टेट्राहेड्रल सीट है, एक ऑक्टाहेड्रल सीट है। ठीक है। तो वो 1:1 बनेगा। एक टेट्राहेड्रल सीट है, एक ऑक्टाहेड्रल सीट है, फिर एक टेट्राहेड्रल सीट बनेगा, तो वो 2:1 मिनरल बनेगा। ये उसका स्ट्रक्चर है। इसका क्ले मिनरल का स्ट्रक्चर है ये। इसमें और कुछ नया चीज नहीं है, समझने लायक और कोई नया चीज नहीं है इसके अंदर। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का मीनिंग ही वही है, और इसमें कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है। ये क्ले मिनरल्स के टाइप्स होते हैं।
ठीक है, यही आपको जानना है कि स्मेक्टाइट और ये जो आपका क्या है, केओलिनाइट, ठीक है, ये फेमस आपके मिनरल्स है, फेमस मिनरल। ठीक है, ये जो है आपके, ये दोनों फेमस मिनरल्स है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आता है कि इनमें फिक्स्ड लेयर एक्सपेंशन होता है, मतलब एक्सपेंशन होता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे एक्सपेंशन नहीं होता है। अब एक्सपेंशन होना नहीं होने का क्या मतलब, देखो, जब हम बोलते हैं कि 2:1 लेयर है, मतलब 2:1 लेयर है, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे गैप हो जाएंगे, क्योंकि एक लेयर टेट्राहेड्रल के ऊपर है, एक लेयर ऑक्टाहेड्रल के है, फिर एक नीचे टेट्राहेड्रल है, तो इसके बीच में काफी गैप्स आ जाएगा। और जैसे ही गैप्स आना शुरू हो जाएगा, उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो किसी चीज में गैप्स आ गया और उसमें पानी भरना शुरू हो गया, तो उस लेयर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस लेयर में आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। तो क्ले मिनरल की एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ मिनरल जो होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, और कुछ मिनरल जो होते हैं वो एक्सपैंड नहीं करते। तो आपका जो केओलिनाइट है वो एक्सपैंड नहीं करेगा, जबकि आपका स्मेक्टाइट जो है वो डेफिनेटली एक्सपैंड करेगा, उसमें करेगा ही करेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो स्मेक्टाइट और केओलिनाइट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इजी समझ में आ गया। तो ये दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं, 2:1 कौन सा है, 1:1 कौन सा है, और इसके जो फिगर के टाइप्स हैं वो आपको याद रखना। अगर वो याद नहीं रखेंगे तो फिर तो एग्जाम में कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। ट्रॉपिकल ये सब छोड़ दीजिए, फिजिकल वेदरिंग, हाँ चलो ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फिजिकल वेदरिंग की बात करते, तो फिजिकल वेदरिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारा फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। कोई चीज को बार बार ठंडा करो, बार बार गर्म करो, बार बार ठंडा करो, बार बार गर्म करो, गर्म करने से एक्सपैंड हो जाएगा, ठंडा करने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसके जो मूवमेंट्स है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये सब करते रहोगे तो वो लूज नहीं हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कपड़े जैसे बार बार धो धो के पहन के घिस जाता है, वैसे ही अगर टेम्परेचर से बार बार करोगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो वही बोला है, रॉक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर उसकी आउटर सरफेस में बार बार गर्म करोगे, ठंडा करोगे, गर्म करोगे, ठंडा करोगे, तो उसके तो ऊपर का छिलका जैसा निकलने लगेगा उसके बॉडी से। वही चीज वो बोल रहा है। प्रेशर, प्रेशर डालोगे रॉक पे तो डेफिनेटली वो तो चेंज होगा ही होगा, प्रेशर डाल दोगे तो वो टूट के दो हिस्सों में बन जाएगा, या एक हिस्सों में टूट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, उसका क्या रोल है, सपोज करो कि एक रॉक है, ऐसे एक रॉक है, अब उसमें क्या हुआ, पहले से छेद था, तो उसमें पानी भर गया। अब ये पानी अचानक से ठंडा हो जाएगा, ये पानी अचानक से ठंडा हो जाएगा। और अगर ये पानी अचानक से ठंडा हो गया और उसके अंदर वाटर फ्रीज कर गया, तो आइस क्रिस्टल बन जाएगा। और जैसे ही आइस क्रिस्टल बनेगा वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है पानी से, या पानी का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ऑब्वियसली आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड बन जाएगा तो एक्सपैंड कर जाएगा, तो वो बन के क्या करेगा, वो वहां पे रॉक को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो वो क्या क्रिएट करेगा, फ्रैक्चर और जॉइंट्स क्रिएट करेगा उस पत्थर में, तो टूट जाएगा वहां से, सीधी सी बात है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी है। अगर पानी, वही जो समझाया कि उस रॉक में बार बार पानी, या तो नमकीन, नमक, बार बार नमक डिपोजिट हो रहा है, तो वो भी तोड़ सकता है, दो चीजें तोड़ सकता है। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इनसाइड द रॉक्स, ये भी तोड़ सकता है। ठीक है, फिर फ्रॉस्ट एक्शन, ये तो समझ ही रहे हो, यही चीज जो मैं समझा रहा था। देखो क्या होता है, शुरू शुरू में एक छोटा सा बैकलाइन, मतलब छोटा सा फ्रैक्चर है, बट धीरे धीरे पानी वहां पे जमा होने लगा, पानी जम के फ्रीज होने लगा, तो ये तोड़ देगा रॉक को, यही हो रहा है, यही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये फिजिकल वेदरिंग का कहानी है।
अब केमिकल वेदरिंग में तो वही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब आता है, लेकिन केमिकल वेदरिंग के कुछ टाइप्स है। जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है तुम्हारा, लाइसिस का मीनिंग होता है टूटना। किसमें टूटना, वाटर के दो कंपोनेंट पे, H+ और OH- कंपोनेंट पे टूटना। ठीक है, इसको हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, जो कैटायन होते हैं, वो एक्सचेंज कर जाएंगे OH आयंस के साथ, नहीं एक्सचेंज कर देंगे H+ आयन के साथ। H+ आयंस को रिमूव कर देंगे रॉक से, और उसकी जगह जाके बढ़ जाएंगे कौन, कैटायंस। उसी तरीके से एनायन OH- को रिमूव करके उसकी जगह में जाके बढ़ जाएंगे। तो रॉक क्या होगा, रॉक से एक्सचेंज प्रोसेस शुरू हो जाएगा अगर हाइड्रोलाइसिस हुआ तो। ये इस तरीके से तोड़ देता है किसको, रॉक को तोड़ देता है। वही चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो। एक रॉक है जिसमें था पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, Si3O8, इसको पूरे को सिलिकेट बोलते हैं। ये एक रॉक था जिसका नाम था ऑर्थोक्लेज। इसमें जैसे ही मैंने पानी डाला, बहुत समय तक पानी डाला इसमें, तो क्या हुआ, इसका जो पोटेशियम वाला आयन था वो किससे रिप्लेस हो गया, H से रिप्लेस हो गया, और जाके किसके साथ जुड़ गया, KOH बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। एग्जैक्टली इसी को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। वाटर का दो मॉलिक्यूल टूट गया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया एलिमेंट का। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा, तुम्हारा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स केमिकल यूनियन ऑफ ऑक्सीजन एटम विद द एटम ऑफ मेटालिक एलिमेंट। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, पहले ऑक्सीजन नहीं था उस एलिमेंट में, उस रॉक में, उसमें ऑक्सीजन अब जुड़ चुका है। तो वही हो रहा है, देखो पायराइट में ऑक्सीजन गया, वाटर गया, ये फिर सल्फेट बना दिया, फिर फेरिक सल्फेट बन गया, फिर लिमोनाइट नाम का रॉक बन गया। पायराइट से लिमोनाइट बनने का सफर ऐसे बनेगा वो। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फिर आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन तो बहुत ही इजी है, जो हम हमेशा देख रहे हैं, किसमें, ओशन वाटर में भी देख रहे हैं। ओशन एसिडिफिकेशन भी ऐसे ही होता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर जो कार्बोनेट्स होते हैं उसमें फिर H2O और CO2 मिलके वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं, जो कि यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा सॉल्यूशन भी होता है। देखो सॉल्यूशन से, देखो ये सब पिक्चर है, ये देखो, ये एक्चुअल में ऐसे ही होता है। हमारा हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखो मिट्टी कैसे फट के कैसे बन रहा है, रिएक्शन बन के ना, वो जो ऊपर की जो जमीन थी वो गायब हो रही है, रॉक्स जो है उनमें छेद आ जा रहा है हाइड्रोलाइसिस की वजह से। कोरोजन क्या है, सिंपली ऑक्सीडेशन का एक बड़ा प्रोसेस है। जो लोहा कोरोड कर जाता है, वो किसकी वजह से करता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही तो करता है। वो चीज दिख रहा है। और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, देखो यहाँ पे भी गड्ढा गड्ढा बन रहा है, कार्बोनिक एसिड की वजह से गड्ढा गड्ढा बन रहा है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल हैं, देख सकते हैं। बाकी ये सब जरूरत नहीं है अभी। बायोलॉजिकल वेदरिंग तो वही है। अच्छा हाँ, बायोलॉजिकल वेदरिंग में जैसे कि प्लांट रूट, मैंने बोला, उन्होंने भी बोला कि प्लांट रूट जो होता है कभी कभी जॉइंट्स में घुस के वो भी तोड़ सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे अर्थवर्म और स्नेल्स जो होते हैं वो भी खोद देते हैं जमीन को। खरगोश वगैरह ये सब भी तो खोद देते हैं, इनके वजह से भी वेदरिंग होती है। ठीक है, और बैक्टीरिया भी तोड़ सकता है, जो कि हमने लाइकेंस वाइकेंस जो इन्होंने बोला, वो भी तोड़ सकता है, लेकिन वो वेजिटेशन में नहीं कंसिडर किए। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, देखो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में सॉइल का जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट है उनका होना बहुत जरूरी, जिसमें कि सोडियम है, पोटेशियम है, और नाइट्रोजन। ठीक है, तो यही सब बनाता है, ये सब टूट फाट के यही सब बना के देता है। ये जो रॉक जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो रॉक्स हम पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं से टूट के बनता है वो। यही मिनरल और रॉक्स जो है वो फाइनली तुम्हारा सॉइल को जाके बनाते हैं। बट सॉइल का ये ओरिजिन पे भी क्वेश्चन आता है, तो हमको सॉइल ओरिजिन पढ़ना भी जरूरी है कि सॉइल ओरिजिन क्या है। सॉइल ओरिजिन में सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, ह्यूमस वाली लेयर होती है, जो कि मैंने उस दिन पढ़ाया था
ह्यूमिक एसिड, फ्लूबिक एसिड की कहानी पढ़ाई थी, जो एसिड में डिजोल्व हो रहा था, फिर एसिड में डिजोल्व नहीं हो रहा था, ऐसे भी कुछ थे, तो वो पढ़ लेना। ऑर्गेनिक लेयर जो है तुम्हारा ऊपर मिलता है, उसके बाद जो लेयर होता है वो टॉप सॉइल का होता है। टॉप सॉइल में क्या होता है, मिनरल विथ ह्यूमस, मिनरल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसमें दो लेयर बहुत खास, एक है ई, एक है बी, ठीक है। एक ये जो ई वाला लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं इल्यूविएशन, इल्यूविएशन लेयर। और इसको क्या बोलते हैं, बी वाले लेयर को इल्यूविएशन। इसको इल्यूविएशन बोलते हैं, उसको एलुविएशन। एलुविएशन और इल्यूविएशन में फर्क है। ILLUVATIO और ELAUVIATIO। एलुविएशन और इल्यूविएशन, ये दोनों में फर्क है। ये चांद जी का हमेशा फैन ही दिखता है मेरे को, जो फैन चक्री काट रहा था, विंडमिल की तरह घूम रहा है। विंडमिल घूमता है। तो बात वही है, तो ये है। तो ये इल्यूविएशन और इल्यूविएशन में ये अंतर है। तो इल्यूविएशन और इल्यूविएशन लेयर का कहानी क्या है। एलुविएशन वो लेयर है जहां से क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं वो लीच्ड आउट हो जाते हैं। और आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो, अब बंद है आपका ऑडियो। हाँ सर, जहाँ से मिनरल्स नीचे जाते हैं, जिस हाँ, लेयर से, हाँ। और और जहाँ पे जहां पे इकट्ठे होते हैं। उसको एलुविएशन लेयर बोलते हैं, उसको सबसॉइल बोलते हैं, उसको बी लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेरेंट रॉक, जो पार्शियली वेदर्ड रॉक होता है। और लास्ट में आता है रेगोलिथ, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम बेडरॉक भी बोलते हैं, रेगोलिथ। इसको हम रेगोलिथ भी बोलते हैं, आर को। तो ये लेयर्स हैं, OAEBCR है वो, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ABCD लगा देंगे, हो जाएगा हमारा, टिक टिक नहीं होगा। OAEBCR है वो, ठीक है। तो ये लेयर्स का भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। अरे हम वही वही पॉइंट्स उठा के रखे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, हम इधर उधर का कहानी नहीं फेंक रहे हैं, इसलिए तुमको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब आते हैं, देखो ये जो बता रहा था मैं, कि जो क्ले मिनरल्स हैं, उनमें देखो ऐसे ऐसे टाइप्स की चीजें मिलते हैं। केओलिनाइट ये है, मॉन्ट मोरिलोनाइट है, इलाइट भी 2:1 वाला क्ले है। अब सिलिकेट टेट्राहेड्रल में देखो मैंने क्या बताया था, एक सिलिकॉन को सेंट्रल पोजीशन में रख के उसके चारों तरफ ऑक्सीजन घुमा दो, तो वो तुम्हारा वो बन जाएगा। उसी तरीके से देखो ये है, ये जो स्ट्रक्चर बता रहा था मैं, यही है वो। ये सिलिकॉन टेट्राहेड्रल ऊपर है, और जहां पे एल्यूमिनियम और OH आ जाते हैं वो जगह ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर दिख गया, ठीक है, वो ऐसा होगा। एल्यूमिनियम और, सर एल्यूमिनियम और OH, OH। OH ग्रुप है। देखो 8 OH होंगे, एक नहीं, 8 8 OH होंगे। यहाँ पे 4 ऊपर नीचे। नहीं, 8, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 दिया है एल्यूमिनियम। कहीं छिप गया लग रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है। पीछे की तरफ कुछ है जो कि नहीं दिख रहा। देखो, एल्यूमिनियम आयन इज पोजिशन एट द सेंटर एंड हाइड्रोक्सिल आयन bonded to the core atom. Aluminum oxide acid is symbolized with a rectangle with top and bottom having the same characteristics of exposed hydroxyl ion. सही बात है, ये सब दिया है। तो यही स्ट्रक्चर है केओलिनाइट में। देख, यही सब स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कलर, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, पीएच, ह्यूमस एंड कोलाइट। अच्छा एक चीज बताओ, सॉइल
जब हम पढ़ते हैं टेक्सचरल एनालिसिस, टेक्सचरल, जब हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर हम देख रहे हैं, तो सॉइल टेक्सचर में क्या देखा जाता है? कितना परसेंट सैंड है, कितना परसेंट सिल्ट है, और कितना परसेंट क्ले है। सॉइल टेक्सचर का मीनिंग वही है कि एक सॉइल में कितना परसेंट सैंड है, कितना परसेंट सिल्ट है, और कितना परसेंट क्ले है, यही चीज देखा जाता है। तो इसको देखने का क्या तरीका है, कैसे देख सकते हो? घर पे लाके कैसे देख सकते हो, बता पाओगे? सर सीट की हेल्प से। सीव की हेल्प से? तो सीव घर पे कहाँ अवेलेबल होगा? नहीं, अच्छा घर पे। छलनी ला के लाना पड़ेगा वो तो, और छलनी फिर उतना ही फाइन साइज का लाना होगा, क्ले कंटेंट भी है, तो महंगा पड़ेगा, वो तो घर पे नहीं अवेलेबल होगा। तो घर पे कैसे देखेंगे? फैन दिखेंगे, बस फैन ऊपर वाला। चांद जी, कैसे देखेंगे? बताइए। घर में क्या है? बताइए इसको कैसे देखेंगे? सर पानी में डाल के। हाँ, पानी में डाल के, पानी में डालने के बाद क्या करेंगे? हाँ, पानी में डालेंगे तो क्या होगा बताइए? कैसे? पानी में डालेंगे तो क्या होगा? सर जो सैंड होगी वो नीचे बैठ जाएगी, हाँ। तो क्ले जो है वो बीच में घुल जाएगी, हाँ, तो वो फिल्टर करके हम देख सकते हैं ना। फिल्टर करके देख सकते हैं? फिल्टर करना पड़ेगा? फिल्टर करने की कोई जरूरत जी, नहीं। फिल्टर करने की जरूरत फिल्टर नहीं कर। है। नहीं जरूरत है। देखिए, अच्छा। बात बताता है। ये है आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है? अब उन्होंने बोला हाँ सैंड नीचे बढ़ जाएगा। अभी मैंने बोला था क्या, कि जो क्ले मिनरल होता है वो एक्सपैंडिंग नेचर का होता है ना? तो वो तो एक्सपैंड हाँ। करता है, एक्सपैंड तभी करेगा जब उसके अंदर पानी जाएगा, तो वो हाँ डिजोल्व जी, हाँ होगा। जी। जो उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्ले जो है सेकंड लेयर बनाएगा, उसके ऊपर सिल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हुआ, इसका हम अगर इसको मान के चलिए 5 सेंटीमीटर का हमारा हाइट है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ये तीनों डाला, पानी डाल दिया, और हमको ये चीज दिख गया। थोड़ी देर बाद, थोड़ा देर बाद जब उसको छोड़ दिया अनडिस्टर्ब, तो कुछ देर बाद ये चीज हमको दिखा। तो जब हमको ये चीज दिखा 5 सेंटीमीटर का, इस 5 सेंटीमीटर से अगर मान के चलो 1 सेंटीमीटर सिल्ट ले गया, और 2 सेंटीमीटर ले गया आपका, नहीं दो नहीं, क्या बोले, तो 1.5 सेंटीमीटर ले गया आपका क्ले। क्ले, क्ले। और बाकी कितना बचा? सैंड 1 2.5 2.5। 2.5 ले गया सैंड। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, कि सिल्ट का जो परसेंटेज है दैट विल बी 1/5 इंटू 100। हाँ। आपका ओके। क्ले का जो है वो क्या है? 1/2 1/5। नहीं, 2.5/5। 2.5। हाँ। नहीं, 1.5/5 ये बोला था ना क्ले। सैंड आपका है 2.5/5 इंटू 100। हाँ जी, करेक्ट, हाँ जी सर। ये आ जाएगा। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? करेक्ट। ये हो जाएगा 20%। हाँ हाँ ये हाँ। कितना हो जाएगा? 1.5/5, 30%। अरे 5 से काटोगे 0.3, हाँ करेक्ट हो हाँ। ना? 30%, तो हाँ बाकी कितना बचा? 50%। हाँ हाँ हाँ। आ गया 50%। अब बताओ हाँ। ये सॉइल किस टाइप का है? अब बताया जाएगा ये सॉइल किस टाइप का है, कैसे पता करेंगे? उसके लिए तरीका है हमारा, चलते हैं हम। ये प्रैक्टिकल नहीं कराया क्या तेजल तुम्हें? नहीं कराया कराया गया होगा तो ये? याद नहीं होगा ना सर। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि नहीं कराया हो। सर याद नहीं होगा। हाँ, ये बोलो याद नहीं होगा। अब हम चलते हैं सॉइल टेक्सचरल ट्रायंगल, इस पे बताया जाएगा कि ये कौन सा है, कहानी प्रैक्टिकल,
ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, हम कहाँ पे थे? 20, 30, 50। चलो पकड़ते हैं 20, 30, 50 कहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देखा था सिल्ट, सिल्ट का 20%। हाँ ये रहा सिल्ट, सिल्ट का 20% मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन जो है ये 20% वाली लाइन है सिल्ट। ठीक है, ये वाली लाइन। अब आप आते हैं तो सैंड पे, सैंड का सिट तीस वाली परसेंट सर ये हाँ ये 20%। ठीक है। हाँ तो ये है आपका सैंड है 30, तो ये वाली लाइन। तो अभी तो 20 और 30 जो है वो यहाँ मिट किए हैं। ठीक है, अब आता है आपका कौन सा लाइन? क्ले ठीक वाली है। लाइन। नहीं क्ले नहीं, क्ले था कितना, क्ले था आपका शायद वो, क्ले था 30। नहीं तो यहाँ मिट के हैं, कौन सा, इस पॉइंट में मिट के हैं। ठीक है, और 50 वाला जो था वो ये था, तो इसी पॉइंट पे तो तीनों मिट कर रहे हैं। तो ये सॉइल कौन सा हो गया? सैंडी क्ले लोम। आ गया समझ में? तो इस पे भी पीएचडी थीसिस बनाई जा सकती सर एक बार फिर से आप अपने। बताएंगे मुझे? हम्म, ये रहा आपका परसेंटेज ऑफ सील्ड। ठीक है, जो हाँ कि 20% निकला है, तो बीस ये परसेंट वाली लाइन ये है, 20% वाली लाइन ये है, ये जो लाइन है ये 20% यहाँ वाली है ये ना, 80 पे मीट कर रही है ना सर? तो 80 पे ये मीट 80 कर पे रही है। मीट कर रही है। अरे हाँ, नहीं 20 लेना है, ये सिल्ट है, देखो ना सिल्ट किधर मूव कर रहा है, ये वाली लाइन सिल्ट वाली है। कौन सी सर? ये ये देखो सिर्फ 10, 20, 30, हाँ ये सिल्ट लिखा ना, परसेंटेज ऑफ सिल्ट। हाँ हाँ सर, ये परसेंट है। हाँ हाँ, तो ठीक परसेंटेज के ठीक। हिसाब से देखो कौन सी तरफ क्या दिया है। अब दूसरा आता है आपका क्ले, क्ले है 30%, तो 30 वाली तो ये है, यहाँ पे मिट कर रही है दोनों, इस पॉइंट पे। सर कहाँ कहाँ मीट कर रही है? ये देखो ये 30, 30, हाँ 30 जाके कहाँ मिट करेगा? 20 से मिट करेगा ना। ये सिल्ट का 20 और क्ले का 30, देखो इस पॉइंट पे नहीं मिट कर रहे हैं, हाँ यहाँ सैंडी, यहाँ सैंडी क्ले लोम पे मिट कर रहे हैं। अब आता है सैंडी ले परसेंटेज लो। ऑफ सैंड, सैंडी। अब परसेंटेज ऑफ सैंड तो 50 था, वो भी इसी सैंड पॉइंट पे मिट कर रहा है, खत्म। तो आपका सॉइल टाइप जो हुआ वो सैंडी क्ले लोम हुआ, तो इस पे भी पीएचडी थीसिस बनाई जा सकती है, कोई बड़ी चीज, बहुत सिंपल केमिस्ट्री से भी पीएचडी थीसिस बनाई जा सकती है, लोग बना देते हैं। हम तो बेकार बेकार इतना मेहनत कर रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं, है ना? क्यों चांद जी? बिल्कुल सर। देखो सिंपल साइंस से बनाया जा सकता है थीसिस, ऐसा कुछ नहीं है, लोग कर रहे हैं, लेकिन बात है कि उसमें कुछ नया इजाद होना चाहिए, लेकिन बनाया तो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर छोटी चीज से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आप सॉयल पे कैसे भी बना सकते हो, सॉयल का आपने अगर मैपिंग कर दिया अपने रीजन का, तो वो खुद ब खुद एक पीएचडी थीसिस है। टेक्सचर एनालिसिस करो, स्ट्रक्चर एनालिसिस करो, परमेबिलिटी पोरोसिटी देखो, पीएच वैल्यू देखो, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी देखो, 5 पैरामीटर देखो, पीएचडी थीसिस रखा हुआ है, बन गया पीएचडी थीसिस, सॉयल को खाली टेस्ट करके, खत्म। इतना ही तो करना है। अब उससे फिर बताओगे कि इसके वजह से ये चेंजेस आ रहा है, इसके वजह से ये चेंजेस आ रहा है, इसके वजह से ये चेंजेस आ रहा है, यही चीज दिखाया है टेक्सचर ट्रायंगल में, कुछ और नहीं है, वही है, इसी को यूज करके देखना है। लेकिन खास बात क्या है ये जानना है कि यहाँ पे एक कहानी आ जाता है तुम्हारा, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। ये खतरनाक चीज है, इसको पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ कैटायन दैट कैन बी एक्सचेंज विद अनदर कैटायन ऑन द सरफेस ऑफ द क्ले मिल। ठीक है, अब इसकी क्या खासियत है ये चीज समझो। बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई क्ले सॉइल है जिसकी कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो सारा का सारा जो कैटायन है वो एक्सचेंज कर देगा, और उसकी सॉइल की क्या है, एसिडिटी बढ़ा देगा। सारा का सारा कैटायन एक्सचेंज कर देगा
और सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देगा। मतलब क्या है कि पौधा लगा हुआ है, पौधे के नीचे का जो आपका रूट्स है उसमें वाटर भरे हुए हैं, वो वाटर जोन में मौजूद है। ठीक है, आपका क्ले मिनरल डिसॉल्व होकर वाटर के साथ क्या हुआ, रूट्स तक पहुंच गया। अब उस रूट के अंदर एक्सचेंज हुआ, किसका एक्सचेंज हुआ, जो क्ले मिनरल्स थे उन्होंने अपने कैटायन को देना शुरू कर दिया। जैसे कि आपका वहां देखा नहीं, केओलिनेट का कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो उसने कैल्शियम देना शुरू किया, नहीं कैल्शियम नहीं, पोटेशियम देना शुरू किया और एल्यूमिनियम देना शुरू किया। जब वो एल्यूमिनियम देगा तो वो क्या करेगा, 3H+ आयन अपने पास रख लेगा, क्योंकि चार्ज भी तो बैलेंस करना है। एक एल्यूमिनियम 3+ होता है, एल्यूमिनियम का चार्ज 3+ होता है, तो एक 3 हाइड्रोजन की जगह में एक एल्यूमिनियम आयन को एक्सचेंज कर देगा, किसके साथ, प्लांट के रूट के साथ। ठीक है, तो अब सॉइल में क्या हो गया, सॉइल में 3 3 हाइड्रोजन आयन आ गए, तो सॉइल की एसिडिटी बढ़ी या कमी, क्या चांदी, बढ़ा या कमा, तो बढ़ जाएगा जब हाइड्रोजन आयन बढ़ होगा। जाएगा, एग्जैक्टली वैल्यू है। तो कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होना सही नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें चूना डाला जाता है, क्ले क्विक और लाइम, क्विक लाइम, लाइम। ताकि वो H+ आयन को बैलेंस कर दे। ठीक है, चूना डाल के उसको बनाया जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमको सॉइल के टेस्टिंग के टाइम में कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी अगर पता होगा किसी भी सॉइल का, तो लैक्टाइट। हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे इन तरीके के मिनरल्स। और जैसे ही इसको क्लासिफाई कर पाएंगे हम बता देंगे कि भाई सॉइल तो एसिडिक है, पीएच भी उसको जस्टिफाई कर रहा है, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी भी उसको जस्टिफाई कर रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा सॉइल जो है वो पुअर क्वालिटी का है, इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा पौधा, हम ये बोल देंगे। तो ये साइंस है, इसी से पीएचडी थीसिस बनेगी। बताया ना, सॉइल पैरामीटर से पीएचडी थीसिस बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। तो यही है जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो यही चीज मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये क्ले पार्टिकल है, जो कि प्लांट रूट के साथ क्ले पार्टिकल जो वाटर में डिजोल्व होके है। तो ये क्ले जो होता है वो तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, क्ले जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके साथ चिपके हुए हैं सारे के सारे कैटायन। अब प्लांट रूट्स में तुम्हारे H+ आयन से भरा हुआ है, वो H+ आयन को रिप्लेस करके कैल्शियम लिए जा रहा है, फिर एक्सचेंज हो रहा है, तो ये एक्सचेंज प्रोसेस चलता जा रहा है। तो जितना ज्यादा ये देते जाएगा उतना ज्यादा H+ आयन लेते जाएगा। वो लिखा है प्लांट रूट एक्सचेंज हाइड्रोजन कैटायंस फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस फॉर इटसेल्फ, क्योंकि वो तो खुद ब खुद तो पैदा नहीं कर सकता ना, कैल्शियम मैग्नीशियम भी कहाँ से पैदा करेगा, तो कहीं ना कहीं से लेना होगा। यही तो खासियत है, यही साइकिल हो रहा है, यही जीवन का आशा संसार है, यही तो है। सॉयल मिट्टी क्यों जरूरी है, हम सोचते हैं मिट्टी तो जरूरी नहीं है यार, पौधे से खाना खा के हम तो पूरा ताकतवर हो जा रहे हैं, पौधा ही हमको ताकतवर बना दे रहा है। नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। रॉक ना हो तो पत्थर का भी कोई, वो प्लांट का कोई वैल्यू नहीं है। प्लांट में न्यूट्रिएंट ऐसे ही ले रहा है, तो इसी से उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। तो कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी का बहुत बड़ा रोल है, ये चीज जानना जरूरी है, जो कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाया हूँ तुमको, देखो ये चीज। अगर सॉइल की कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी 11 से 50 के अंदर है, तो उसमें हाई क्ले कंटेंट है, और उसकी जो पीएच है वो काफी कम होगी, तो एसिडिक नेचर का होगा वो। कम कैटायनिक एक्सचेंज, ज्यादा नहीं, नहीं नहीं 11 से 50 मतलब ज्यादा है, 11 से 50 वाले जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो हेवी क्ले मटेरियल होगा, उसकी उसको ज्यादा तुम्हारा लाइम की जरूरत होगी करेक्ट करने के लिए पीएच को। ठीक है, ग्रेटर कैपेसिटी टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स होगा। ठीक है, उसके बाद उसको फिजिकल रैमिफिकेशन जरूरत होगा, हाई क्ले कंटेंट को कम करने के लिए फिजिकल रैमिफिकेशन की जरूरत होगी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, फिर सॉइल विथ CaC 1 to 10 रेंज वाला, उसमें थोड़ा कम होगा, हाई सैंड कंटेंट होगा, नाइट्रोजन पोटेशियम लीचिंग कैपेसिटी होगी, लेस लाइम रिक्वायर्ड होगा, और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। और एक चीज खास है, अब मैंने बोला कि क्ले जो है वो तो एक्सपेंडिंग नेचर का है, तो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में वो पानी को होल्ड करके रख सकता है, जबकि आपका दूसरा चीज जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कहीं पे पानी होल्ड होके रहेगा, कहीं पे होल्ड होके नहीं रहेगा।
ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। तो ये फोटो ले लो। सर ये हमें उसमें नहीं मिलेगा, नोट्स में नहीं मिलेगा? नोट्स में शायद ना हो, क्योंकि ये मैंने बाद में बनाया है। सर तो एग्जाम फिर ये ओरिएंटेड। नोट करने के लिए एग्जाम एक टाइम चाहिए ना। एग्जाम नहीं, फोटो ले लो ना, सर स्क्रीनशॉट मेरे ले लो। इसमें हो नहीं रहा स्क्रीनशॉट, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो ये इसमें तो ये कोई और जब ले मैंने। लेगा, डाल देगा, कोई और लेके डाल देगा बाद में। कोई और ले ले, शेयर कर देगा आपको बाद में, क्या दिक्कत है, पर्सनली शेयर कर देना। ओके। ठीक है, कोई और लेके शेयर कर देना है। तो ये बात है, वैसे तो दे दूंगा मैं, मुझे पास होगा ही सारे है, मैं बस मांग लेना ना, मैं दे दूंगा, भेज दूंगा, मिल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, नोट्स वगैरह मैं वो स्निप करके ना मैं सारा डाल दूंगा, देख लेना। ओके ओके। नहीं सर ये अच्छा ठीक है। कंसेप्ट मुझे लगा, ये पहले नहीं पढ़ा हमने। अरे नहीं पढ़ेंगे आप लोग अभी, उस रीजन से हो ना जहाँ टीचर थोड़े वैसे हैं, वो सही से पढ़ाते नहीं है। सर इतना डीप कहाँ कौन पढ़ाता है, मैंने कोचिंग भी एक बार ली, उसमें भी इतना डीप नहीं पढ़ाया है। हम्म। अभी तो देखो ना, मैंने इसको एक्स्ट्रा बूस्टर नाम से प्रेजेंट किया है। ऐसे प्रेजेंट ही नहीं किया है, मैंने इसको एक्स्ट्रा बूस्टर नाम से दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, क्योंकि बहुत कंसेप्ट हो गया है एक साथ, इतना सारा कॉन्सेप्ट।